students, now today country celebrate the Azadi Ka Amrit Mahotsav 80 AM. Our Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi ji declared this year as a Azadi Ka Amrit Mahotsav. That is why the CBSE also organized the different activities for celebrating this Mahotsav. So in the same way, now I am here to celebrate this Azadi Ka Amrit Mahotsav. Now in these activities which is provided by the CBSE, the topic is role of agriculture in Indian economy. Okay students, तो ये हमारे पास जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें सीबीएसई ने जो टॉपिक दिया है रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग ऑन द टॉपिक ऑफ द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। डियर स्टूडेंट्स, you know we are the independents. Everyone know क्या हम आज फ्री हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। बट अगर हम देखें तो ये आज़ादी हमें बहुत ही संघर्ष के बाद मिली है, बहुत ही स्ट्रगल के बाद मिली है। और ये आपको भी मालूम है कि हमारी जो एग्रीकल्चर है उसकी कंडीशन अगर हम देखें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस was very poor condition, extremely poor condition because of the exploitation of colonial जो हमारे पास ब्रिटिश का जो colonial exploitation था उसके वजह से हमारी एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा खराब थी। आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर हम एक कंडीशन अगर लें तो अगर हम 60 से बात करें तो 1860 से लेकर अगर हम 1925 की बात करते हैं तो उस समय हमारी जो जीडीपी ग्रोथ जो था वो बहुत कम था। केवल आप ये समझिए कि उसमें 0.5% यह हमारे पास जो जीडीपी ग्रोथ आपका ये था। ये जीडीपी ग्रोथ हमारे पास केवल इतनी हमारे पास ये जीडीपी थी। कब जब हम देखते हैं तब यार ये जो हमारे पास जो डाटा है वो करीब हमारे पास था 1860 से आपके पास 1925 में आपके पास क्या ये आपके पास डाटा था। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी। और इसके बाद तो और भी आपके पास अगर 1925 से अगर हम 50 की बात करते हैं तो हमारे पास जीडीपी ग्रोथ में केवल हमारे पास 0.1% ही आपके पास जीडीपी ग्रोथ था। इसका मतलब हमारी कंट्री की जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा खराब थी। तो हमने उस कंडीशन को एक्सेप्ट किया। इंडिपेंडेंस के बाद हमारे यहाँ जो डॉक्टर पीसी महालोबिस हैं उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी और जिसे हमने प्लानिंग कमीशन कहा और जिसके चेयरपर्सन उस समय हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। तो हमारे जो प्लानिंग कमीशन था उसने ये मतलब क्या किया था कि एक बड़ी जिसे हम कह सकते हैं लार्ज प्लानिंग, जिसे वाइड प्लानिंग कह सकते हैं, उसको उन्होंने सेटअप किया। और इसी वजह से हम इसी महालोबिस को हम क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन प्लानिंग। तो ये जो हमारे पास प्लानिंग हुआ इसके बाद हमारी कंट्री में जो ग्रोथ हुआ उसमें हमारे पास जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर था हमने उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो प्लानिंग कमीशन था उसमें जो आपके पास रिपोर्ट्स बनाई डेवलपमेंट की, तो उस डेवलपमेंट में उन्होंने जो आपके पास लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट रखे। तो उसमें आप सबसे पहले जो हमारे पास क्या हुआ कि हमने यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट थे जो 5 ईयर के प्लान थे हमने उनको बनाया। और हमारा जो फर्स्ट प्लान था वो हमने 1 अप्रैल, ये जो 1 अप्रैल है हमारे पास 1951 में उसको यहाँ पर हमने
लागू किया। फिर क्या उसके बाद से हमने जो आपके पास 5 ईयर प्लान्स हैं और बीच में जो आपके पास प्लानिंग गैप है वो भी हमने यहाँ पर डिक्लेयर किए, उनमें भी हमने प्लानिंग लगाई। तो उस तरह से जो हमारी स्ट्रेटजी बनी उनमें आपके पास अबाउट 12 जो प्लान थे वो कंप्लीट हो गए। और एट प्रेजेंट अगर आप देखें तो 2000 जो आपके पास 17 से 2022 तक का जो हमारे पास 13 जो प्लान है वो एट प्रेजेंट कंटिन्यू है। ओके, तो इसके बेस पर जो हमारी एग्रीकल्चर है उसने जो प्रोग्रेस की वो आपकी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस थी। तो इसमें जो है हमारी जो स्ट्रेटजी थी जो आप कह सकते हैं उसे डेवलपमेंट किया, तो वो पूरा जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन जो हमारे एग्रीकल्चर का वो हमारे सामने यहाँ पर आया। तो हम देख सकते हैं कि इन प्लानिंग के बेस पर ही हमारी जो एग्रीकल्चर जो सेटअप है, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो डेवलप हुआ। तो ये एग्रीकल्चर की जो इम्पोर्टेंस है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। At present we are looking the countries which are the developed as developed countries, अमेरिका में हम ब्रिटेन या कोई भी एक डेवलप्ड कंट्री लेते हैं, तो अगर उनके पीछे हम हिस्ट्री को देखें तो अब हमें हिस्ट्री में क्या मिलेगा, उसकी जो डेवलपमेंट है उसके पीछे हमें क्या मिलता है, एग्रीकल्चर मिलता है कि पहले उन्होंने अपने एग्रीकल्चर को जो है वो इम्प्रूव किया और उसके बाद उन्होंने बाकी जो डेवलपमेंट किए। तो अगर इस देश से देखिए तो एग्रीकल्चर का जो रोल है कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट रोल है। तो इसी तरह से हमारी जो इकोनॉमी है उसने भी अगर हम पूरा एक इंडिपेंडेंट के समय से अब तक की हम बात देखें तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो एग्रीकल्चर के थ्रू काफी हुआ है। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत ज्यादा रोल जो है हमारे पास जीडीपी में अगर एग्रीकल्चर का रहता है तो हम कहते हैं कि थोड़ा हमारा स्लो डेवलपमेंट है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो कंट्री में जो एग्रीकल्चर का जो आपके पास इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन एनी कंट्री, तो ऐसे इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो इंडिया में भी उसके डेवलपमेंट में भी जो एग्रीकल्चर है उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग द पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ये बता सकते हैं आपको कि किस तरह से जो एग्रीकल्चर है उसने हमारी इकोनॉमी को इंप्रूव किया है। नाउ वी कम टू द फर्स्ट पॉइंट, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेस। तो फर्स्ट बेस हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब जीडीपी हमारे पास आप समझ लीजिए जो जीडीपी क्या है कि जीडीपी का मतलब है कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अगर एक साल में जितने भी प्रोडक्शन बन रहे हैं, सर्विसेज क्रिएट हो रहे हैं, अगर हम उनकी वैल्यू को ऐड करते हैं वो जीडीपी है। तो ये जीडीपी हमारे पास अगर हम इंडिपेंडेंट से देखें तो एट द स्टार्ट अगर हम देखते हैं तो जीडीपी में जो एग्रीकल्चर है इस एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। आप ये देखें कि हमारे अगर एट प्रेजेंट में देखें हम कैरेक्टर्स देखते हैं कि हमारी जो इंडियन जो एग्रीकल्चर है वो करीब आपने देखा कि एट द प्रेजेंट वो जो आपके पास इंडिपेंडेंस के बाद ये 72% जो आपका कंट्रीब्यूशन जो 72% हमारी जो पॉपुलेशन है इसकी एग्रीकल्चर में थी और उसका 50% पार्ट जो जीडीपी के ग्रोथ में आता था, यानी 50% जो एग्रीकल्चर है वो जीडीपी के ग्रोथ को देता है, कंट्रीब्यूशन को देता है। तो ये हमारे पास जो एग्रीकल्चर के वजह से ही हमारी जीडीपी बढ़ी। अगर हम जीडीपी की बात करें तो एट द फर्स्ट प्लानिंग हमारे पास जो जीडीपी थी अगर हम यहाँ देखें तो वो हमारे पास क्या थी, 1 से कम थी। यानी कि अगर हम पूरे यहाँ से यहाँ तक का यानी कि 80 से लेकर अगर हम 50 तक की बात करें तो 90 ईयर में जो हमारे पास जीडीपी का ग्रोथ था वो 1% के नीचे था। और यही जो जीडीपी हमारी इंक्रीज हुई और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट से हुई, एग्रीकल्चर ने हमारी जीडीपी को इंप्रूव किया। और ये जो आप देख सकते हैं कि जो हमारी डिफरेंट प्लानिंग है उन प्लानिंग में हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो इंक्रीज करता गया।
और अगर आप देखें तो आपकी जो कंप्लीट अभी तक लास्ट जो कंप्लीट 5 ईयर प्लान है जिसको हम 12th प्लान कहते हैं, उसमें हमारे पास ये जीडीपी का जो ग्रोथ था वो आपके पास कितना था 6.8 जो हमारे पास जीडीपी थी। तो अगर हम इस तरह से देखें तो जीडीपी के हमारे ग्रोथ में जो है उसके डेवलपमेंट में हम देखते हैं तो कंट्रीब्यूशन जो है एग्रीकल्चर का दिखाई देता है। आप देखें कि जो 67-68 में हमने जो ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पर जो एडॉप्ट किया था, जो हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा फोर्स किया था, उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने जो स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान, तो जो जवान तो अपनी ड्यूटी पर लगे थे लेकिन उनकी मतलब एनर्जी के लिए जो फूड था वो कम हो रहा था, उस फूड को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये स्लोगन दिया था कि जवान की तो जय है लेकिन किसान भी कम नहीं, उसकी भी जय होनी चाहिए। तो ये जो स्लोगन उन्होंने यहाँ पर दिया था कि जय जवान जय किसान, इसके पीछे थोड़ा सा और अगर हम देखें तो वो जो हमने जो वार जो हमने झेली है 62 में और 65 में, तो उसमें भी इस फूड ग्रेड की वजह से जो हमारे यहाँ नहीं हो पाते थे, हमने कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल प्रेशर में जो कुछ हमने एग्रीमेंट किए वो हमारे फेवर में नहीं रहे। उनके पीछे केवल हमारे पास क्या था, इनसफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन्स, हमारी एग्रीकल्चर पूरी तरह से नहीं थी। लेकिन आज हमारे पास जो एग्रीकल्चर है वो पूरी तरह से है। आज हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हम सेल्फ सफिशिएंट के साथ साथ हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो एग्रीकल्चर के बेस पर बहुत ज़्यादा इस समय मिला हुआ है। तो ये चीज़ आपको ये समझ आई कि एग्रीकल्चर के बेस पर हमने अपनी जीडीपी को इंक्रीज किया है। अगर दूसरा हम पॉइंट देखते हैं तो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आता है कि सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। अब देखिए जो वेज गुड्स हैं जो कि आप समझिए कि सर्वाइव के लिए कंपल्सरी, ह्यूमन बीइंग और जो हमारे एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत ही कंपल्सरी है कि अगर आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बनाए रखनी तो आपको क्या करना पड़ेगा, फूड ग्रेन्स लेने पड़ते हैं। तो ह्यूमन बीइंग के लिए आप देखिए जो जितने भी आपके पास जो फूड आपके पास या क्रॉप्स जो आपके पास हैं वो एग्रीकल्चर से आती है। वी आर द प्रोड्यूस द फूड ग्रेन फ्रॉम द एग्रीकल्चर, now different type of the food grains, now wheat, rice, pulses, okay, and other cash crops, okay, coffee, tea, oilseeds, they are the produced in agriculture. तो एग्रीकल्चर से हमें ये सारी चीजें मिल रही हैं, जिससे हमारे पास क्या होता है कि फूड के लिए जो हमारे पास एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो 136 करोड़ जो पॉपुलेशन है, 136 करोड़ जो लोग हैं वो हमारे एग्रीकल्चर पर डिपेंड है और उनके लिए फूड हमें एग्रीकल्चर से मिलता है। तो ये जो हम एनर्जी ले रहे हैं, वर्किंग एफिशिएंसी को हम बढ़ा रहे हैं वो एग्रीकल्चर की वजह से। आज हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर, ये जितने भी है, अगर आपके पास अगर सफिशिएंसी उनके पास है तो वो केवल हमारे एग्रीकल्चर के बेस पर है कि उन्हें हेल्दी फूड मिल रहा है और वो कंट्री के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर एनिमल्स जो हमारे पास क्या है, ह्यूमन बीइंग के साथ साथ हमारे करीब आप ये समझिए कि मोर देन 60 करोड़ जो आपके पास क्या हैं एनिमल्स हैं, उनके लिए भी जो एग्रीकल्चर है वो बेस है। अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर के अलावा जो आपके पास जो उसके सब्स्टिट्यूशन जो है एम्प्लॉयमेंट के हैं, जिनमें के डेयरी आपके पास एनिमल्स हैं, उनके लिए जो फूड है वो यहीं से मिलता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंस है। थर्ड पॉइंट हम जाते हैं एम्प्लॉयमेंट। हमारी कंट्री का मोस्ट जो एम्प्लॉयमेंट है वो किससे मिल रहा है? अगर हम देखें तो यहाँ पहले भी बता चुके हैं कि इंडियन जो एग्रीकल्चर है आज़ादी के समय में 72% लोग इसी में लगे हुए थे। तो जो मोस्ट पॉपुलेशन है वो हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर में अभी इंगेज है। तो इससे एम्प्लॉयमेंट जो है लोगों को ज़्यादा मिल रहा है। यानी कि जो अगर हम बात करेंगे जो हमारी वर्किंग जो हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है, जो एक्टिव लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो कहाँ एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। तो जो हमारे पास यहाँ एग्रीकल्चर का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। पहले तो हम केवल
सस्टेनेबल जो हमारा जो सब्सटेंशियल जो हमारे पास एग्रीकल्चर था केवल हम खाने के लिए करते थे, अब वो चेंज है। अब हम क्या कर रहे हैं, कमर्शियल एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जिससे कि हमारा एनवायरमेंट बढ़ा है, लोगों का ट्रेंड, हमारे फार्मर का ट्रेंड भी चेंज हुआ है। अब वो बैक टू विलेज की तरफ हमारे पास आ रहे हैं, जो कि छोड़ कर जा रहे थे, क्योंकि उन्हें इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर वो स्कोप नहीं दिखाई दिया जैसा उन्हें एग्रीकल्चर में दिख रहा है। तो एग्रीकल्चर के बेस पर अब कहते हैं कि यहाँ पर जो सरप्लस एग्रीकल्चर है उसने हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में एक अच्छा रोल यहाँ पर प्ले किया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जिसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। जो इंडस्ट्री के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल है वो हमारे पास कहाँ से आता है, वो हमारे पास एग्रीकल्चर से ही आता है। अगर आप फूड स्टफ देखें, जितने भी आप मार्केट में आप देखते हैं फूड स्टफ, उन सब के पीछे जो रॉ मटेरियल है आपका वो किससे आ रहा है, वो एग्रीकल्चर से आ रहा है। चाहे किसी भी तरह के आप बिस्किट दे सकते हैं, किसी भी तरह के आप फूड आइटम्स दे सकते हैं, पैकिंग आप दे सकते हैं, वो सब जो है किससे बन रहे हैं, एग्रीकल्चर के बेस पर बन रहे हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल यहाँ से मिल रहा है। तो ये एग्रीकल्चर के बेस पर है। इसके बाद हम कहते हैं नेक्स्ट आपके पास आता है कि कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेडिंग। तो जो हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेडिंग है, हम जो इंडिया की इंटरनेशनल की बात करते हैं, उसकी ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो हमारे लिए जो फॉरेन करेंसी का एक सोर्स है एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे मतलब ऐसे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं जो हम उनको यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं और उसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारी जो फॉरेन करेंसीज है वो हमारी कंट्री में आ रही हैं, हम एक्सपोर्ट से उन्हें ले रहे हैं। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हमारा मतलब हेल्प करते हैं। अभी एक्सटर्नल शॉक्स आते हैं तो फॉरेन करेंसी के बेस पर ही हम उसको बेच पाते हैं। ओके, और नेक्स्ट आपके पास आता है, ये हमारे पास क्या है, जिसे हम बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशन। ये जो आपके पास है वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि जो एग्रीकल्चर है उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो हमारी कंट्री की वेल्थ है। ये एग्रीकल्चर क्या है, हमारी कंट्री की वेल्थ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंट्री के डेवलपमेंट में, इसलिए हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, कोटेशन में हम यहाँ नोट किया थे, अंडरलाइन किया हमने इसलिए क्योंकि ये डेवलपमेंट के लिए और उसकी प्रोग्रेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो हमारे कंट्री की वेल्थ है, उसका धन है, और हम इसी के बेस पर आज इतने प्रोग्रेस जो हमारी दिख रही है वो इसके बेस पर है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर कंट्री के डेवलपमेंट में, उसके ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल है। तो इस बेस पर आप जो हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको डिस्कस किए हैं, उन पॉइंट के बेस पर आप कह सकते हैं कि जो इंडिया है उसके डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर क्या है, एक ऐसा वेपन है जिससे कि हम क्या कर रहे हैं, कंट्री को डेवलप कर रहे हैं। डेवलपिंग की जो हमने बात करी है, कंट्री के डेवलपमेंट में हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा ये रोल प्ले करते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आया। तो इसी बेस पर जो हमने यहाँ आज कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं, तो ये सारे जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, खासकर जो 11th और 12th के जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट हैं, वो इस टॉपिक पर, ये जो रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, इस पर अपने 2 या 3 पेज का एक प्रोजेक्ट वर्क बनाएंगे और उस प्रोजेक्ट वर्क को बनाकर वो कहाँ, हमारे जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है उस पर वो भेजेंगे। ओके, या फिर जो वो तो भेजेंगे, इसके अलावा वो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो वो बनाए उसको वो स्कूल में सबमिट करेंगे। ओके, तो वो सारी जितनी भी जो ऐसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट हैं वो हमारे पास, यानी कि आप देखें वो स्कूल में आपके पास आ जाना चाहिए, मेरे पास सबमिट हो जाना चाहिए, या आप जो पंकज सर हैं उनको भी आप सबमिट कर सकते हैं, जिससे कि वो मुझे मिल जाए। ओके।
तो वो हम उसी के बेस पर आपको जो जो सीबीएसई की जो हमें रिपोर्ट देनी है कि कितने स्टूडेंट ने वो सब कुछ उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, उनके नेम और वो हमें वहाँ सबमिट करने, उसके बेस पर जो मार्किंग है वो आपके पास प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो ये आप जो है जरूर करेंगे।